हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 10वें चैप्टर व्यर्थ की प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो एक जो वृत्त है, वृत्त हम यहाँ पे खींच लेते हैं, इसके चारों ओर इसके परिधि को स्पर्श करता हुआ एक चतुर्भुज यहाँ पे समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। अब दिया हम लिखेंगे, हमें समांतर चतुर्भुज ABCD वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कब होगा? जब इसकी चारों भुजाएं समान होगी। अब प्रमाण है जो इसका देखते हैं हम। जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन हल किया था उसी प्रकार से लिख लेते हैं इसको भी हम। AP बराबर AS और BP बराबर BQ। अब AP के सामने है CD, तो CD है जो हम इसके भी DR लिख लेते हैं पहले। DR बराबर DS और CR बराबर CQ। 4 समीकरण बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब चारों को जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है AP जमा BP जमा DR जमा CR बराबर AS जमा BQ जमा DS जमा CQ। अब हमें जो AB जो भुजा बन जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, AP और BP को जोड़ेंगे। तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, AP और BP को। और CD बनाने के लिए हमने DR और CR को जोड़ना पड़ेगा, तो इनको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं। और AD बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AS और DS को जोड़ना पड़ेगा, तो AS और DS को इकट्ठा लिख लेते हैं। और BC बनाने के लिए BQ और CQ को जोड़ना पड़ेगा, इनको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है AB जमा CD बराबर AD जमा BC। यहाँ तक हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया था। अब इससे आगे क्या करेंगे, हमें AB है जो ये CD के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होंगी। और AD बराबर यहाँ पे BC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम इनको समीकरण नंबर 6 और 7 दे देते हैं। यहाँ पे इसको 5 नंबर दे दिया था हमने समीकरण नंबर। और 5, 6 और 7 तीनों समीकरणों से हमें क्या पता लगा कि AB या CD किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने CD को चेंज कर लिया यहाँ पे, तो CD की जगह AB रख दिया हमने, क्योंकि CD बराबर AB है समीकरण नंबर 6 से। और यहाँ पे BC की जगह हम AD रख देते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 7 में BC बराबर AD है। ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 2AB बराबर 2AD और AB बराबर AD आ जाता है। अब AB है जो ये AD के बराबर है और AB है जो DC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और AD है जो ये BC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और AB बराबर AD है, यानी ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो समीकरण नंबर 6, 7 और 8 से जब हम देखते हैं तो चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर आ गई। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ABCD एक समचतुर्भुज है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है और DC की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भुजाएं AB और AC हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, आकृति को पहले समझते हैं। आकृति समझने के लिए क्या करेंगे, एक तो जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हीरो सूत्र से निकाल लेंगे। और एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और जमा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। और एक हीरो सूत्र से हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो उसको निकालने के बाद में जब हम इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास जो अननोन जो मान है, जो हमने मान निकालने हैं, वो आ जाएंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं,
ए बी है, जो ए ई है इसको x मान लेते हैं। अगर ए ई x है तो ए एफ भी x के बराबर हो जाता है। अगर बी डी 8 है तो बी ई भी 8 हो जाता है। यहाँ पे सी डी 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाते हैं। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सी डी बराबर यहाँ पे सी एफ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और इसको लिखने के लिए क्या किया हमने, जैसे ए माना हमने x सेंटीमीटर और ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। और ए ई बराबर ए एफ हो जाता है यहाँ पे x सेंटीमीटर। और सी डी बराबर सी एफ हो जाता है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और बी डी बराबर बी ई हो जाता है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने तीनों ही त्रिभुज यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए बी किसके बराबर हो जाएगा x जमा 8, ए सी किसके बराबर हो जाएगा x जमा 6 सेंटीमीटर और बी सी किसके बराबर हो जाएगा 6 जमा 8 यानी 14 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ा और 2 से भाग कर देते हैं। इसको हम लिखते हैं एस से। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर होता है ये। और इसका पहला अक्षर हम ऐसे ले लेते हैं, अर्ध परिमाप हो जाता है ये हमारे पास आ जाता है। इनको जब हल करते हैं तो x जमा 14 सेंटीमीटर आ जाता है ये अर्ध परिमाप। तो हीरो सूत्र से जब हम इसको हल करेंगे तो हीरो का सूत्र क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ये सारे का यहाँ पे वर्गमूल। इसके अंदर हम ये सारे मान रख लेते हैं। s का मान आया हमारे पास में x जमा 14, तो x जमा 14 रख लिया हमने इंटू s माइनस ए यानी s की जगह x जमा 14 लिख दिया। और इसमें से हमने a का मान जो घटा देंगे, ये क्या है यानी एक भुजा हमने माननी है जो x जमा 8 है, जैसे ये इसमें से घटाएंगे तो दोनों के निशान बदल जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार s माइनस बी और s माइनस सी। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 48x इंटू x जमा 14 और सारे का वर्गमूल या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसको हम 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो 3 त्रिभुज हमारे इसके अंदर आकृति के अंदर बनी है, त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओसी और त्रिभुज बीओसी, इन तीनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है और लंब होती है ऊंचाई मानते हैं हम उसको। तो यहाँ पे हम इसका तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या, 1/2 गुणा आधार गुणा वृत्त की इसकी त्रिभुज की ऊंचाई यानी वृत्त की त्रिज्या। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x जमा 56 और ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने किसी भी तरीके से निकाला, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा वो समान होगा। तो एक तो ये क्षेत्रफल हमने एक समीकरण से निकाला, एक ये दूसरे समीकरण से निकाला हमने, इनको हम दोनों को बराबर रख देते हैं। बराबर रखने के बाद इसका वर्गमूल का निशान हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद ये खुल जाता है हमारे पास में 4 का वर्ग ये 16 हो जाता है और इसका वर्गमूल का निशान यहाँ पे हट जाता है। और इसको हम a जमा बी के वर्ग के सूत्र के अनुसार खोल लेते हैं। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, b की जगह 14 का वर्ग 196 हो जाता है और जमा में 2ab 2 गुणा 14 गुणा x 28x आ जाता है हमारे पास में। अब इसको जब हम आगे हल हमने किया तो इसको हल करने के बाद आ जाता है जो 16 है दूसरी साइड में ये गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है और ये आ जाता है। इसको भाग करने के बाद में 3 और 3 से दोनों के साथ हम जब गुणा करते हैं तो 3x की 2 जमा 42x और इनको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो इनका निशान बदल जाएगा, तो ये बराबर 0 के। और जब इसको हल करते हैं तो 3x में से x, 3x की 2 में से x की 2 गया तो यहाँ पे 2x की 2 बच जाता है और यहाँ पे 42 में से 28 घटाते हैं तो 14x बच जाता है और घटा 196 बराबर 0। अब हमारे पास ये आ जाता है 2x की 2 जमा 14x घटा 196 बराबर 0 और 2 से दोनों साइड में हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद आ गया x की 2 जमा 7x घटा 98 बराबर 0 और ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसके हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए क्या किया, बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने के पहले और आखिरी पद के जो है गुणनफल के बराबर इनका जो टुकड़े हो जाए, इस प्रकार से टुकड़े करेंगे तो ऐसे टुकड़े हो गए 14 जमा का और
घटा का ये 7, यानी घटा जमा 14x और घटा 7x। तो x कॉमन लेते हैं तो x जमा 14 बच जाता है, यहाँ पे घटा 7 कॉमन लिया तो x जमा 14 बच जाता है। इसी प्रकार से दोबारा कॉमन लेते हैं तो x जमा 14 और x घटा 7 यहाँ पे बच जाता है बराबर 0। या तो x जमा 14 0 के बराबर होगा या फिर x घटा 7 0 के बराबर होगा। यहाँ से x का मान आ गया घटा 14 और यहाँ से x का मान आ गया 7। x का मान घटा 14 हम लेंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई होती है या जो भी कोई मान होगा त्रिभुज में, किसी भी कोई लंबाई जब हम मापते हो तो ऋणात्मक कभी भी नहीं होती। तो x का मान यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे 7। तो ये भी क्या होगा x जमा 8, x का मान 7 जमा 8 तो 15 सेंटीमीटर आ जाता है। और AC क्या होगा x जमा 6, x का मान 7 जमा 6 बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि AB और AC की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी संपूरक मतलब 180 डिग्री का जो कोण उनका जोड़ बनता है। आमने सामने की भुजाएं जैसे यहाँ पे AOB, कोण AOB और कोण COD का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए संपूरक बनाने के लिए, और कोण AOD और कोण BOC का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं, जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसके अनुसार हमने आकृति बनाई और इसको लिख लेते हैं। चतुर्भुज ABCD वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। चतुर्भुज ABCD इस वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। सिद्ध क्या करना हमने कि कोण AOB जमा कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण BOC और जमा कोण AOD इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर, ही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। तो रचना कर लेते हैं हम। रचना क्या की, OP, OQ, OR और OS को हमने मिला दिया। यहाँ पे मिलाने के बाद में प्रमाण में जब हम आते हैं तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिद्ध भी किया था। तो यहाँ पे जो बाह्य बिंदु जैसे A है, A से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र पर ये समान कोण बनाएंगी। तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 और इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। इनको हमने 1 2 3 4 नंबर समीकरण नंबर दे दिया है। अब जो केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम इन सभी कोणों को जोड़कर 360 डिग्री के बराबर यहाँ पे रख लेते हैं। 360 डिग्री के बराबर रखने के बाद में अब हमें क्या चाहिए है इसके अंदर, एक तो कोण AOB चाहिए है, एक तो कोण AOB निकालना हमने और एक कोण COD निकालना, या फिर कोण AOD और कोण BOC। तो हम एक कोई सा भी एक युग्म यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो एक युग्म निकालने के लिए हमने क्या किया, तो कोण 1 की जगह हमने कोण 2 रख दिया यहाँ पे, और कोण 4 की जगह कोण 3 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 कोण 2 और कोण 3 आ जाएंगे। और यहाँ पे कोण 8 की जगह कोण 7 रख देते हैं, क्योंकि इसके सामने का कोण चाहिए हमें। और कोण 5 की जगह कोण 6 रख देते हैं, क्योंकि हमें इसके सामने का कोण चाहिए है यहाँ पे। तो ये कोण रखने के बाद में हमारे पास आ जाता है ये 2 बार कोण 2 जमा कोण 3 और कोण 6 जमा कोण 7 बराबर 360 डिग्री। और 2 है जो दूसरी साइड में, इसको भाग कर देगा। अब कोण 2 और कोण 3 को जब हम जोड़ेंगे आकृति के अनुसार तो ये क्या बन गया हमारे पास में, कोण AOB। और कोण 6 और 7 को जब हम यहाँ पे कोण 6 और 7 हमारे पास आया है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया कोण COD। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक पार्ट यहाँ पे इसका सिद्ध कर दिया कि कोण AOB और कोण COD का जोड़ 180 डिग्री आ गया है। अब जो यहाँ पे हम जब फिर दोबारा से जब निकालेंगे तो कोण AOB जमा कोण COD और जमा कोण BOC जमा में कोण AOD, यानी जो हमारा जो अगला पार्ट है, अगर इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या है 360 डिग्री के बराबर आएगा। और इसकी जगह हम रख देंगे 180 डिग्री AOB जमा COD की जगह, क्योंकि हमने निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे, ये रखने के बाद में कोण BOC और जमा कोण AOD बराबर 180 डिग्री बच गया है यहाँ पे। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि कोण AOB और कोण COD का जोड़
कोण AOB और कोण COD का जोड़ 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, और कोण BOC और कोण AOD का जोड़ आ गया यहाँ पे 180 डिग्री, यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है।